मल्टीबैगर स्टॉक कितना अच्छा लगता है इन्हें सुनना। काश हमारे पोर्टफोलियो में भी मल्टीबैगर स्टॉक होते। आखिर क्या क्राइटेरिया है जो कि स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक बनते हैं? आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में। हाउ टू आइडेंटिफाई द मल्टीबैगर स्टॉक एंड देयर क्राइटेरिया। मेक इन्वेस्टमेंट ईजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं पुष्पेंद्र, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को ईजी करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिर क्या है मल्टीबैगर स्टॉक की डेफिनेशन? आइए चलते हैं डेफिनेशन पर। जो भी हम इनिशियल अमाउंट लगाते हैं उसका 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना हो जाना ही मल्टीबैगर कहलाता है। तो क्या मल्टीबैगर स्टॉक कुछ अलग तरीके के होते हैं या फिर कुछ अलग सिम्टम होते हैं उनमें? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ही ढूंढना पड़ता है मल्टीबैगर स्टॉक को। मल्टीबैगर स्टॉक निकल के आते हैं गुड फंडामेंटल्स, कन्विक्शन, पेशेंस एंड गुड रिसर्च। अगर ये चारों चीज़ मिल जाएं तो आपके स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक बन जाते हैं या फिर आप एक अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक चूज कर पाएंगे। राकेश झुनझुनवाला द बिग बुल का कहना था कि अगर आप 18 से 20% मार्केट में बना रहे हैं तो आप भगवान हैं। 18% का मतलब अगर हम इसको ऐसे समझते हैं रूल 72 से, 72 डिवाइडेड बाय 18 मीन्स 4। इट मीन्स कि 4 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। मैंने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं, मैं इनको 10 पॉइंट पैरामीटर कहूँगा, जो कि एक मल्टीबैगर स्टॉक में होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है अगर ये 10 पॉइंट्स के पैरामीटर किसी भी स्टॉक में आपको शो होते हैं तो ये एक मल्टीबैगर स्टॉक बनने की कहानी बनेगा। आइए जानते हैं आखिर क्या है वो 10 पॉइंट। हम जानेंगे टॉप 10 क्राइटेरिया फॉर मल्टीबैगर स्टॉक। आखिर वो क्या क्राइटेरिया हैं जो किसी भी स्टॉक को मल्टीबैगर बनने के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। क्राइटेरिया नंबर 1, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के अंदर हम पॉइंट लेंगे अर्निंग ग्रोथ। किसी भी स्टॉक की अगर अर्निंग ग्रोथ 20 से 30% CAGR से बढ़ रही है तो मान के चलिए ये एक साइन है कि स्टॉक आगे मल्टीबैगर बन सकता है। पॉइंट नंबर 2 है रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ कितनी होनी चाहिए? सेम, जितनी अर्निंग ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ही रेवेन्यू ग्रोथ या फिर सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन हर इंडस्ट्री का सेल्स ग्रोथ अलग अलग होता है, तो हम एक जनरली मोटा मोटा लेकर चलते हैं कि 15% CAGR से अगर सेल्स ग्रो हो रही है तो मान के चलिए ये एक साइन है मल्टीबैगर स्टॉक। रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए? रिटर्न ऑन इक्विटी, मेरा मानना है रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 15 से ऊपर है तो अच्छा है, अगर 25 से ऊपर है तो भी एक साइन हो जाता है मल्टीबैगर स्टॉक बनने की तरफ। किसी भी कंपनी का डेट लेवल बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी डेट को कैसे मैनेज कर पाती है या फिर डेट किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। अगर डेट मैनेज नहीं होता तो बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ ही पलों में धराशायी हो जाती हैं। तो मेरा चौथा पॉइंट है डेट लेवल। डेट लेवल कितना होना चाहिए? इसको हम ऐसे समझेंगे, डेट टू इक्विटी रेशो 1 या फिर उससे लोअर हो तो अच्छा है, और 1 से 2 के बीच में हो तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि 1 से 2 के बीच में जो छोटी कंपनियां होती हैं जो मल्टीबैगर बनती हैं उनको अपने बिजनेस के बढ़ाने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं, लोन लेने पड़ते हैं या फिर अपने स्टॉक गिरवी रखने पड़ते हैं। आइए चलते हैं क्राइटेरिया नंबर 2 पे, मार्केट पोटेंशियल। मार्केट पोटेंशियल से मेरा कहने का मतलब ये है अगर बुल रन चल रहा है तो मान के चलिए जो स्टॉक आपका 1 साल में डबल होना था या 3 साल में डबल होना था वो 6 महीने या 3 महीने में ही डबल हो जाएगा, लेकिन उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है क्या उस इंडस्ट्री में इतनी डेवलप की ग्रोथ है कि नहीं है। अगर हमारे कंट्री में उस इंडस्ट्री पे फोकस ही नहीं किया जा रहा है तो कोई इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी? क्या गवर्नमेंट उसमें इनिशिएटिव ले रही है? आपको ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री में कितने इंटरेस्ट ले रही है। इसके लिए आप बजट पढ़ सकते हैं या फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। क्राइटेरिया नंबर 3, वैल्यूएशन मैट्रिक्स। आखिर क्या होता है वैल्यूएशन मैट्रिक्स? वैल्यूएशन मैट्रिक्स में मैं 2 पॉइंट रखना चाहूँगा, PE रेशो और PB रेशो। PE रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो कितना होना चाहिए? जनरली निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशो 20 के आसपास या फिर उससे बिलो एक हेल्दी माना जाता है। जैसे ही आपने देखा होगा हाल ही में निफ्टी का PE रेशो जब 25 के आसपास आ गया था तो मार्केट छोटी छोटी नेगेटिव न्यूज़ पे भी गिरने लग गया था। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे। अगर वैल्यूएशन हाई हो जाते हैं तो मार्केट का गिरना तय है।
तो पीई रेशो क्या होना चाहिए? अगर ग्रोथ स्टॉक या फिर मल्टीबैगर स्टॉक चुनने हैं तो वो हाई पीई पे भी ट्रेड कर सकते हैं। मैं लगभग 30 से 40 पीई तक भी किसी पी रेशो वाले स्टॉक को खरीद लेता हूं। अगर उसका पीईजी रेशो 1 से नीचे है तो, प्राइस टू बुक रेशो 1 के आसपास है तो वेल एंड गुड, 1 से कम है तो बहुत ही अच्छा, और मैक्सिमम आप इसको 3 से 5 तक ले जा सकते हैं एक अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने के लिए। क्राइटेरिया नंबर 4, मैनेजमेंट क्वालिटी। किसी भी स्टॉक में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा होगा मिस्टर राणा कपूर ने यस बैंक के साथ क्या किया। मैनेजमेंट क्वालिटी में आप 3 ऑफिसर को लेकर चल सकते हैं, एमडी, सीईओ, चेयरमैन और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में पता कर सकते हैं कि इनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्योंकि उनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड ही हमें ये यकीन दिलाता है या फिर हमें कन्विक्शन देता है कि ये स्टॉक को आगे ले जा सकते हैं या फिर कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो स्टॉक ऑटोमेटिकली बिजनेस को फॉलो करेगा और एक इन द लॉन्ग रन में ये एक अच्छा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। हमें यह भी जानना बेहद ज़रूरी होता है कि मैनेजमेंट का विज़न या फिर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी क्या है। अगर वो इस चीज़ को क्लियर नहीं रख पा रहे हैं या फिर वो उसे ढंग से नहीं बता पा रहे हैं तो हमें ऐसे स्टॉक में नहीं जाना चाहिए। और अगर कंपनी का मिशन और विज़न क्लियर है और कंपनी उसको फॉलो कर रही है और आने वाले सालों में कंपनी बोलती है कि हम इतना एस्टीमेट कर लेंगे, इतनी सेल्स कर लेंगे, और वो हो जाता है, तो मान के चलिए मैनेजमेंट अपने वादों का पक्का है और ये इस कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्राइटेरिया नंबर 5 है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हम ऐसे समझ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हम मोट या फिर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से समझ सकते हैं। मोट आखिर क्या होती है, इसका मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना रखा है, प्लीज आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब यह होता है, जैसे हम किसी भी शॉप के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, हमें पेस्ट लेना है तो हम बोलते हैं कोलगेट देना, या फिर हमें गम लेनी है तो हम बोलते हैं फेविकॉल देना। कोलगेट और फेविकॉल की कंपनी जो कि पिडिलाइट है, वो उनकी कंपनी के नाम से कभी नहीं जानी जाती है तो उस ब्रांड के नाम से। यह कहलाती है एक मोट। मोट मीन्स अदर कंपनी से उस कंपनी में क्या बेनिफिट है। एक वर्ड यहाँ पे निकल के आता है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। मीन्स आप जिस भी ग्रुप में काम करते हैं, जैसे मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो सकता है, फार्मास्यूटिकल हो सकता है, तो आप ट्राई कीजिए कि सबसे पहले उसी ही इंडस्ट्री में आपको स्टॉक ढूंढना है। एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक मेरा फर्स्ट स्टॉक था जिसमें मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ काफ़ी सालों से। मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बैंक्स था, तो मैंने इजीली IDFC फर्स्ट बैंक को और उसके मैनेजमेंट को समझा और उसकी एनुअल रिपोर्ट को पढ़ा और आसानी से उसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में रख लिया। मानता हूँ वो नहीं चल रहा है 4-5 सालों से, लेकिन मुझे अब भी ऐसा लगता है वो स्टॉक ज़रूर चलेगा। और ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रहा था। क्राइटेरिया नंबर 6 है मार्केट सेंटीमेंट्स एंड ट्रेंड्स। यहाँ पर 2 चीज़ निकलकर सामने आती हैं। पहला, इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स कैसा है, और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। हालांकि मैं खुद टेक्निकल एनालिसिस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स को आप इस तरह से ले सकते हैं कि इन्वेस्टर सेंटीमेंट शॉर्ट रन में तो आपका काम आ सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन में वो आपके कभी काम नहीं आएंगे। मीन्स फंडामेंटल एनालिसिस में न तो सेंटीमेंट्स काम आते हैं, न टेक्निकल एनालिसिस काम आता है तो सिर्फ आपका कन्विक्शन, आपकी रिसर्च, आपकी फंडामेंटल्स और आपका पेशेंस लेवल। क्राइटेरिया नंबर 7 में आता है डाइवर्सिफिकेशन, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट करें वहाँ डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें। हो सकता है हमने जो कंपनी चुनी है उसके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है या फिर उसका मैनेजमेंट खराब निकल जाता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, तो कंपनी को डूबने में टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई बिजनेस नहीं चलेगा तो सीधी सी बात है हमारा स्टॉक भी नहीं चलेगा। जैसे कि सुजलॉन में हुआ, सुजलॉन को सालों लग गए, लेकिन उसके बाद वो एक मल्टीबैगर निकल के सामने आया, क्योंकि उनके चेयरमैन की जिद थी कि मुझे इसको टर्न अराउंड स्टोरी बनाना है। लेकिन हजारों में से एक स्टॉक होता है जो टर्न अराउंड कर पाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्राइटेरिया नंबर 8 में हम लेकर चलेंगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आखिर लॉन्ग टर्म की ही बात क्यों की जाती है? क्योंकि किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए टाइम चाहिए होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हम 2 चीज़ लेकर चलते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन कितना होना चाहिए, और दूसरा हम कितना पेशेंस रख सकते हैं।
कई बार अच्छे स्टॉक नहीं चलते हैं, लेकिन जब वो चलते हैं तो वो सीधे 5 टाइम या फिर 6 टाइम हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट हॉराइजन यहाँ पे कितना होना चाहिए? मेरा जनरली मानना है किसी भी स्टॉक को ग्रो करने में 3 से 5 साल की ज़रूरत होती है, क्योंकि लगभग 12 से 20 क्वार्टर लगते हैं किसी भी कंपनी को ग्रो करने में। अगर वो उस टाइम पे ग्रो नहीं कर पा रही है तो हमें अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की ज़रूरत होती है। क्राइटेरिया नंबर 9 आता है रिसर्च एंड एनालिसिस। जितनी आप रिसर्च करेंगे या फिर जितना आप उस स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, उतना ही आप सीखते चले जाएंगे और आपको न्यू रिसोर्सेज को जानना है और हमेशा इन्फॉर्म डिसीजन लेकर ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पैसा पैसे को बनाता है। लेकिन अगर यहाँ पे रिवर्स कंपाउंडिंग होती है तो आपका पैसा कब खत्म हो जाएगा या फिर कब फिनिश हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, रीड करते रहना चाहिए, रिसर्च करते रहना चाहिए और इन्फॉर्म रहना चाहिए। हमें नई वेबसाइट जैसे कि हमें सेबी की वेबसाइट को रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए और जिस भी स्क्रीनर से या फिर जिस भी ऐप से या फिर साइट से आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उस ऐप या साइट को आप रेगुलर देखते रहिए और अपने स्टॉक के बारे में रेगुलर जानकारी लेते रहिए। क्राइटेरिया नंबर 10 आता है रिस्क मैनेजमेंट। इसमें 2 चीज़ निकलकर सामने आती है कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए। रिस्क को मैनेज करना तो टफ है, लेकिन रिस्क को मिटिगेट मीन्स कम किया जा सकता है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप सपोज कीजिए 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप 1-1 लाख का 10 स्टॉक लेते हैं। उस 1 लाख को भी आप 3 स्ट्रेंचेज में 33, 33, 34 में लेते हैं, तो आपका एक एवरेज आउट रुपी कॉस्ट एवरेज भी हो जाती है और 1 लाख का आपका एक स्टॉक आ जाता है। उसी प्रकार आप 10 स्टॉक को ले लीजिए, जिससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्स हो जाएगा और एक लिमिट सेट हो जाएगी कि मुझे इससे ऊपर नहीं जाना है। अगर मैं इससे ऊपर जाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं झेल सकता। अगर कल को ये स्टॉक डूब भी जाता है तो 1 लाख तक की रिस्क मैं लेने को रेडी हूँ। तो इस प्रकार से आप अपना रिस्क टॉलरेंस कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं, अर्निंग पर शेयर, ROE, रेवेन्यू ग्रोथ, डेट लेवल, PE रेशो, PG रेशो, PB रेशो, मैनेजमेंट एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, अगर आप इनके बारे में नहीं समझ पाए हैं तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको मल्टीबैगर स्टॉक्स के लिए जितना नॉलेज चाहिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे सकूँ और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। अगर आप धीरे धीरे मेरे साथ या फिर मेरे वीडियो देखते रहेंगे तो आप मल्टीबैगर चूज़ करना सीख जाएंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे और नहीं मैं कोई प्रूफ देना चाहता हूँ। मेरी एज 34 है, मैंने अब तक लगभग 20 मल्टीबैगर स्टॉक मैं अब तक चूज़ कर चुका हूँ। मल्टीबैगर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वो 100 गुना हो गया, 10 गुना हो गया। मैं उसमें वो भी काउंट कर रहा हूँ जो मेरा 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हुआ है। तो इस तरह से अगर आप एनालिसिस करते हैं और रिसर्च करते हैं और हमेशा इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं और हमेशा आँख और कान खुले रखते हैं तो आप फेल होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसे ही रिस्क मिटिगेशन या फिर रिस्क को कम करना कहते हैं। इसी प्रकार के वीडियो अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।